हेलो दोस्तों। आइए सुनते हैं चंगेज आइतमतोव द्वारा लिखे पहले अध्यापक के अगले भाग को, यानी भाग 7, मेरी यानी श्वेता सहल की आवाज़ में। अगले दिन स्कूल में भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि शहर में मैं किसके पास रहूँगी। यदि कोई आश्रय देगा तो मैं उसके लिए जलावन की लकड़ी काट दिया करूँगी, पानी ले आया करूँगी, कपड़े धो दिया करूँगी, सब काम जो भी वे कहेंगे कर दिया करूँगी। मैं इस तरह कक्षा में बैठी दीवा सुपन देख रही थी कि सहसा चौंक उठी। हमारे जैन सैन स्कूल की दीवारों के पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दी। वे इतने अप्रत्याशित वहाँ प्रकट हुए थे और ऐसे सरपट दौड़े आ रहे थे कि लगता था जैसे वे हमारे स्कूल को अभी तोड़ फोड़ डालेंगे। हम सभी सावधान हो गए। द्विसैन ने झट से कहा, तुम अपना काम करो, उधर कोई ध्यान न दो। उसी क्षण फटाक से हमारे स्कूल का दरवाज़ा खुला। देरी पर चाची खड़ी थी। एक द्वेषपूर्ण ललकारती हुई सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर झलक रही थी। द्विसैन दरवाजे की ओर गया। आप किस काम से यहाँ आई है? उस काम से जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अपनी लड़की का ब्याह करूँगी। ए बेघर लड़की। और चाची मेरी ओर लपकी, लेकिन द्विसैन ने उसका रास्ता रोक दिया। यहाँ केवल स्कूली छात्राएं हैं और ब्याह के लायक कोई लड़की नहीं है, उसने दृढ़ता और धैर्य से कहा। यह अभी देख लेंगे। अरे मर्द लोगों, सुनो, इस कुतिया को पकड़ लो और घसीट ले चलो। चाची ने एक आदमी की ओर हाथ हिलाकर कहा। यह वही आदमी था जिसने लोमड़ी की खाल की टोपी पहन रखी थी, वही लाल मुआ ठूंठ। उसके पीछे पीछे दो अन्य आदमी घोड़ों पर से उतरकर तेजी से हमारी ओर आए। उनके हाथों में लाठियां थी। द्विसैन अपनी जगह से नहीं हिला। बज्जात कुत्ते, दूसरों की लड़कियों को यहाँ रखे हुए हैं जैसे तेरी बीवियाँ हो। हट सामने से। और लाल मुआ भालू की तरह झपटा। द्विसैन ने दरवाजे के खंभे को पकड़कर उसका रास्ता रोक दिया। तुम अंदर नहीं आ सकते, यह स्कूल है, उसने कहा। मैंने कहा था ना, चाची चिल्लाई। यह खुद मुद्दत से लड़की के साथ गुरछर्रे उड़ा रहा है। मुफ्त में इस कुतिया को फंसा लिया है। ठेंगे से मेरी जूती परवाह करती है तेरे स्कूल की। लाल मुहा अपना कोड़ा उठाते हुए गरज उठा, पर द्विसैन ने पहले वार करते हुए उसके पेट में जोर से लात जमाई और वह आदमी हाय हाय करता लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसी वक्त हाथों में लाठियां लिए दोनों आदमी द्विसैन पर टूट पड़े। बच्चे रोते चिल्लाते मेरे पास आ गए। उन लोगों के प्रहारों के कारण दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। छोटे बच्चों को अपने पीछे लिए हुए मैं मारपीट करने वालों की ओर लपकी। मास्टर जी को छोड़ दो, उन्हें नहीं मारो। लोया रही मैं, मास्टर जी को नहीं मारो। द्विसैन खून से लथपथ हो रहा था। वह बड़ा भयानक और कठोर नजर आ रहा था। उसने जमीन पर से दरवाजे का तख्ता उठा लिया और वह तख्ता हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, भाग जाओ बच्चों, गाँव भाग जाओ। तुम भी भाग जाओ आलती नाई। उसकी आवाज़ चीख सी बनकर टूट गई। उन्होंने द्विसैन का बाजू तोड़ दिया था। हाथ को छाती के साथ लगाए द्विसैन पीछे हट गया, पर वे लोग मतवाले सिर फिरे सांडों की आंखों भांति दहाड़ते हुए निसहाय द्विसैन पर टूट पड़े। मारो मारो, सिर पर मारो, जान से मार डालो। उसी वक्त लाल मुहा और क्रोध से उन्मत्त चाची मेरे पास लपक कर आए। उन्होंने मेरी चोटी पकड़ी और घसीटते हुए आंगन में ले गए। मैं एक और को लपकी और क्षण भर के लिए मुझे त्रस्त बच्चों की चीख पुकार के बीच लहू से लाल हो रही दीवार के पास द्विसैन की झलक मिली। मास्टर जी, लेकिन द्विसैन किसी भांति भी मदद नहीं कर सकता था। वह अभी भी खड़ा था और घूंसों के बीच एक शराबी की भांति लड़खड़ा रहा था। जब भी वह सिर उठाने की कोशिश करता तो वे उससे तड़ातड़ पीटने लगते। मुझे ज़मीन पर पटक दिया गया, रस्सी से मेरे हाथ बांध दिए गए। उसी वक्त द्विसैन जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर जी, पर मेरा मुंह बंद कर दिया गया और मुझे उठाकर जीन पर डाल दिया गया। लाल मुहा पहले से घोड़े पर बैठा था। उसने मुझे अपनी बाहों और छाती से दबा दिया। दूसरे दोनों आदमी भी घोड़ों पर सवार हो गए।
चाची साथ साथ भागती मेरे सिर पर घूंसे मारती रही। तो मिल गया मज़ा। ऐसे हुई मेरे घर से तेरी विदाई और तेरे मास्टर का किस्सा ख़त्म। पर किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सहसा पीछे से भयानक और हताशा भरी चीख सुनाई दी। आलतीनाई! मैंने बड़ी कठिनाई से घोड़े की पीठ पर झूलता हुआ अपना सिर ऊपर उठाया और पीछे की ओर देखा। द्विसैन हमारे पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। मारपीट से अधमरा, खून से लथपथ, उसने हाथ में पत्थर उठा रखा था और उसके पीछे पीछे हमारे स्कूल के सारे बच्चे रोते बिलखते दौड़े आ रहे थे। ठहरो हैवानो, ठहरो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो आलतीनाई! हमारे निकट पहुंचता हुआ वह चिल्लाया। जालिम जरा रुक गए। दोनों घुड़सवार द्विसैन के इर्द गिर्द घूमने लगे। अपने टूटे हुए बाजू की आस्तीन दांतों में दबाए द्विसैन ने निशाना बांधकर पत्थर फेंका, मगर वह चूक गया। तब घोड़ों पर बैठे बैठे ही उन्होंने 2 प्रहारों से द्विसैन को पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं इतना भर देख पाई कि हमारे स्कूल के बच्चे भागते हुए मास्टर जी के पास गए और भय के मारे वहीं के वहीं खड़े रह गए। मुझे याद नहीं कि वे लोग मुझे कैसे और कहाँ से ले गए। मैंने जब आंखें खोली तो मैं एक तंबू में थी। तंबू के ऊपरी खुले भाग में से शांत और निश्चिंत तारे झांक रहे थे। नज़दीक ही कहीं से किसी नदी की कलकल ध्वनि आ रही थी। पड़ोस में मैं ही भेड़ों के झुंड की रखवाली करने वाले चरवाहों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बुझी हुई अंगीठी के पास लकड़ी की तरह सूखी मलान चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने मुंह फेर लिया। काश कि मैं अपनी नज़र से उस आदमी की जान ले लेती। कल मुही, इसे उठाओ, लाल चेहरे वाले ने हुक्म दिया। काली सी औरत मेरे पास आई। अपने कड़े खुरदुरे हाथ से उसने मेरा कंधा हिलाया। अपनी सोच को सही रास्ते पर लाओ, इसे समझाओ बुझाओ। अगर नहीं मानेगी तो भी मैं अपनी ही करूँगा। वह तंबू से बाहर चला गया। काली सी औरत अपनी जगह से नहीं हिली और चुप रही। शायद वह गूंगी हो। ठंडी राख जैसी उसकी बुझी हुई आंखें कुछ भी अभिव्यक्त न करते हुए देख रही थी। ऐसे कुत्ते भी होते हैं जिनकी पिल्लों की उम्र में ही कसकर पिटाई होने लगती है। दुष्ट लोग हाथ में आ जाने वाली हर चीज़ से उनका सिर धुनते रहते हैं और उन्हें इसका अभ्यस्त बना देते हैं, मगर उनकी आंखों में ऐसी मायूसी और जड़ता आ जाती है कि उन्हें देखकर डर लगता है। काली औरत की मुर्दा सी आंखों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं हूँ, बल्कि कब्र में हूँ, और अगर नदी का शोर न सुनाई दे रहा होता तो मैं ऐसा विश्वास भी कर लेती। नदी का पानी छप छप करता, शोर मचाता अपने पहाड़ी रास्तों पर चला जा रहा था। वह आज़ाद जो था। हजार लानत है चाची तुम पर, नीच कहीं की। मेरे आंसुओं में, मेरे खून में तुम डूब मरो। उस रात 15 साल की उम्र में मैं औरत बनी। उम्र में मैं उस अत्याचारी के बेटे बेटियों से भी छोटी थी। तीसरी रात मैंने निश्चय कर लिया कि जैसे तैसे यहाँ से भाग जाऊंगी, भले ही रास्ते में ही मर जाऊं, भले ही मेरा पीछा करने वाले मुझे आ पकड़े, पर मैं आखिरी दम तक उसी तरह लड़ती रहूंगी जिस तरह मेरा अध्यापक द्विसैन लड़ता रहा था। दबे पाँव में अंधेरे में दरवाजे की ओर गई। उसे टटोल कर देखा। घोड़े के बालों की बनी रस्सियों की गांठें लगाकर उसे मजबूती से बंद कर दिया गया था। गांठें इतनी जटिल और पक्की थी कि उन्हें अंधेरे में खोलना नामुमकिन था। तब मैंने तंबू के नीचे से रेंग कर निकल जाने की कोशिश की। पूरा जोर लगाया, जितना जूझ सकती थी जूझी, पर तंबू हिला तक नहीं। बाहर से वह रस्मों के सहारे बड़ी मजबूती से जमीन के साथ बंधा था। अब एक ही रास्ता बच रहा था कि कोई तेज सी चीज़ ढूंढूं और उससे दरवाजे पर लगी रस्सी को काट डालूं। मैंने चारों ओर तलाश की, मगर लकड़ी के एक छोटे से खूंटे के सिवा कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा। हताश होकर मैंने उसी से तंबू के नीचे की ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। कामयाबी की उम्मीद बहुत कम थी, पर मैंने इसकी परवाह नहीं की। मन में एक ही असाध्य विचार चक्कर काट रहा था, या तो यहाँ से निकल भागूंगी या मर जाऊंगी, मगर उसकी नाक की सुड़सुड़ और भयानक खराटे नहीं सुनूंगी। जब तक जान में जान है
यहाँ नहीं रहूँगी, मर जाऊँगी आज़ाद होकर, लड़ते हुए मर जाऊँगी, मगर हार नहीं मानूँगी। तो कोल यानी दूसरी बीवी, मुझे इस सब से कितनी घृणा है। किस व्यक्ति ने, किस बुरे जमाने में इसे गढ़ा था। किसी स्त्री के भाग्य में इससे अधिक बुरा, इससे अधिक दुखद क्या होगा कि वह एक विवश दूसरी बीवी बने, शरीर और आत्मा से गुलाम बने। जागो अभागी स्त्रियों, अपनी कब्रों में से उठो। पद दलित, अपमानित, मानवीय गरिमा से वंचित स्त्रियों, कमर कसकर खड़ी हो जाओ। तिल तिल कर मरने वाली शहीदों, उठो, ताकि उस पुराने जमाने का अंधकार भी कांप उठे। मैं कह रही हूँ, जो दूसरी बीवी के दुर्भाग्य को लांघ कर निकल जाने वाली तुम सब में से पहली और आखिरी हूँ। उस रात मैं नहीं जानती थी कि इन शब्दों को कहना मेरे भाग्य में बंधा था। जड़ प्राय मस्तिष्क से पागलों की तरह मैं तंबू के नीचे की जमीन खोदती रही। जमीन पथरीली निकली। खूंटे से मैं खोद नहीं पाई रही थी। मैं उंगलियों के नाखूनों से मिट्टी को खोदने लगी। हाथ लहूलुहान हो गए, पर मैं फिर भी सफल नहीं हो पाई। जब तंबू के नीचे हाथ निकालने भर की जगह निकल आई तो पौ फटने लगी। कुत्ते भौंकने लगे। पास पड़ोस के लोग जाग उठे। घोड़ों का झुंड टापों की आवाज़ करता हुआ पानी पीने के लिए निकल गया। ऊँगती भेड़ों के झुंड छुड़छुड़ाते हुए निकल पड़े। इसके बाद कोई व्यक्ति तंबू के पास आया और बाहर से बंधी रस्सियाँ खोलकर नमदे उतारने लगा। यह वही गुपचुप औरत थी। मैंने अनुमान लगाया कि गांव के खानाबदोश लोग किसी दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे याद आया कि पिछले दिन मैंने लोगों को कुछ ऐसी बातें करते सुना था कि सुबह ही यहाँ से तंबू उखाड़कर शुरू में दर्रे की ओर नई जगह ले चले जाएंगे और उसके बाद दर्रे के पीछे दूर पहाड़ों में पूरी गर्मी बिताएंगे। मैं पहले से भी अधिक निराश हो उठी। वहाँ से भागना 100 गुना ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं खोदी हुई जगह पर जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही, हिली तक नहीं। छिपाने को था ही क्या और छिपाती भी क्यों। उस काली औरत ने तंबू के नीचे खुदी हुई जमीन देखी पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। लगता था उसका किसी बात से कोई सरोकार नहीं था, जैसे कि जीवन उसमें किसी प्रकार की कोई भावना नहीं जगाता था। यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी नहीं जगाया। नई जगह पर जाने की तैयारी करने के लिए उससे हाथ बटाने तक को नहीं कहा। वह कंबल और पोस्तीनों के नीचे भालू की भांति लेटा हुआ खर्राटे भर रहा था। सभी नमदे लपेटे जा चुके थे। मैं पिंजरे में बंद पक्षी की भांति ज्यों की त्यों वहीं बैठी रही। मैंने देखा कि नदी के निकट लोग बैलों और घोड़ों पर सामान लादने लगे हैं। फिर वहाँ पर मुझे 3 घुड़सवार कहीं से आते हुए दिखाई दिए। घुड़सवारों ने उन लोगों से कुछ पूछा और हमारी दिशा में आने लगे। शुरू में मैंने सोचा कि ये लोगों को सफ़र के लिए इकट्ठा करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, मगर जब मैंने जरा ध्यान से देखा तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रह गई। मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। दुईसैन आ रहा था और उसके साथ 2 अन्य आदमी थे जो मिलिशिया की टोपियाँ पहने थे और उनके ग्रेट कोटों पर लाल रंग की पट्टियाँ लगी थी। मैं अधमरी सी वहीं की वहीं बैठी रही, चिल्ला तक नहीं सकी। मेरा दिल खुशी से नाच उठा। मेरे मास्टर जी जिंदा थे, पर उसी समय फिर दिल धक से बैठ गया। मेरी तो इज्जत लूटी जा चुकी है, मेरा तो पतन हो चुका है। द्विसैन के सिर पर पट्टियाँ बंधी थी और जख्मी बाजू पट्टी पर लटक रहा था। वह घोड़े पर से कूदा। उसने तंबू के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया, भागकर अंदर आया और लाल मुँह के ऊपर से कंबल उतार फेंका। उठो, उसने गरज कर कहा। आंखें मलते हुए उसने सिर उठाया और वह द्विसैन पर झपटना ही चाहता था कि मिलिशिया मैनों की पिस्तौलों का मुंह अपनी ओर देखकर फौरन सिर झुका लिया। द्विसैन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और झटके से उसका चेहरा अपने पास ले आया। जलील कुत्ते, द्विसैन ने फुसफुसाकर कहा। गुस्से से उसके होंठ पीले पड़ गए थे। अब ठीक जगह पर पहुंचेगा, चल हमारे साथ। लाल मुँह सिर झुकाए हुए चलने ही वाला था कि द्विसैन ने उसे कंधे से पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कांपती आवाज़ में बोला, तू सोचता है कि तूने उसे मिट्टी में मिला दिया है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है।
नहीं, लग चुके हैं तेरे दिन। अब उसका ज़माना है, अब तू अपना काम तमाम समझ। लाल मुहे को बूट पहनने दिए गए। फिर उसके हाथ बांधकर उसे घोड़े पर बिठा दिया गया। एक मिलिशिया मैन घोड़े की लगाम पकड़कर उसे आगे आगे ले चला। दूसरा घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं दुईसैन के घोड़े पर बैठ गई और वह घोड़े के साथ साथ चलने लगा। जब हम रवाना हुए तो पीछे से किसी के भयंकर अमानुषिक चीख सुनाई दी। यह काली औरत हमारे पीछे पीछे दौड़ती हुई चिल्ला रही थी। वह पागलों की तरह लपक कर पति के पास आई और उसने उस पर पत्थर दे मारा, जिससे उसकी फर की टोपी नीचे गिर गई। हत्यारे, तूने मेरा खून पिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। उसकी हृदय विदारक आवाज़ आई। 40 साल तक शायद उसने कभी सिर नहीं उठाया होगा। अब जैसे कि बांध टूट गया था और वह सब जो उसके दिल में उबलता रहा था, वह सब जिसने दीमक की तरह उसकी सारी जिंदगी चाट डाली थी, अब फूट कर निकलने लगा था। उसका कर्णभेदी चित्कार आहत पक्षी की चीख की भांति घाटी की चट्टानों से टकरा टकरा कर गूंज रहा था। वह भागती हुई कभी एक तरफ आ पाती, कभी दूसरी तरफ, और अपने पति पर, जो कायरों की भांति सिर झुकाए बैठा था, लीद, पत्थर, मिट्टी के ढेले, जो भी हाथ लगता उठा उठा कर फेंकती और चिल्ला चिल्ला कर उसे कोसती जा रही थी। जहाँ तेरा पाँव पड़े वहाँ घास न उगे, तेरी लाश पड़ी सड़ती रहे, तेरी आंखों को कोबे नोचे, फिर कभी तेरा मुंह न देखूं। दूर हो मेरी नज़र से, दूर हो राक्षस, दूर हो, दूर हो, दूर हो, उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा। फिर चुप हो गई और एक बार जोर से चीख कर वहाँ से भाग गई। ऐसा लगा मानो वह पीठ पर बिखरे हुए अपने बालों से दूर भाग रही हो। उसके पड़ोसी उसे पकड़ने के लिए घोड़ों पर उसका पीछा करने लगे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ।